हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले कॉरपोरेट्स ने केंद्र सरकार से सीएसआर से संबंधित जो नियम है उनको लेकर के एक स्पष्टीकरण मांगा था। दरअसल केंद्र सरकार ने इसी साल की शुरुआत में सीएसआर से संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए थे, जिसके बाद ऐसी जानकारी कॉरपोरेट्स के द्वारा मांगी गई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कॉरपोरेट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खर्च पर सरकार का स्पष्टीकरण, यानी सीएसआर की बात कर रहे हैं। कितना खर्च किया जाना है, किस तरीके से किया जाना है, इस पर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले न्यूज़ को देखते हैं ताकि हम आगे समझ सकें। न्यूज़ है गवर्नमेंट्स क्लैरिफिकेशन ऑन सीएसआर एक्सपेंडिचर, व्हाट इम्पैक्ट विल दीज हैव, यानी इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या है ये बदलाव। तो सरकार ने कुछ बातें स्पष्ट की हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें बदलाव किए गए हैं। तो जो डायमेंशंस निकल करके आते हैं वे हैं, न्यूज़ की बात कर ली हमने, तो सबसे जो प्रमुख पॉइंट है वह यही जानना होगा कि सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सरकार ने इसको लेकर के क्या स्पष्टीकरण दिया है, किस तरीके से नए नियम जो बदलाव के जरिए लाए गए हैं उन वे क्या होंगे और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। और इसी के साथ एक सवाल जो मेंस के स्तर पर आप डील करेंगे। चूंकि यह विषय अर्थव्यवस्था से संबंधित है इसलिए इसे हम जीएस पेपर 3 में कवर करते हैं। साथ ही प्रीलिम्स में भी ऐसे कई सारे प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो इसका जो सामान्य सा अर्थ है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कॉरपोरेट्स की सामाजिक जिम्मेदारी। सामाजिक जिम्मेदारी के भी कई अर्थ यहाँ पर निकल सकते हैं, जैसे कि आर्थिक स्तर पर जिम्मेदारी, पर्यावरण के स्तर पर जिम्मेदारी, इसी तरह वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या सारी चीज़ें होनी है, और सामाजिक उत्तरदायित्व तो है ही। यानी अगर हम आसान भाषा में समझें तो पर्यावरण, समाज और मानवों के विकास के प्रति कॉरपोरेट्स की क्या जिम्मेदारी है, यह सीएसआर के अंतर्गत शामिल किया गया है। दरअसल सीएसआर की अवधारणा कोई नई नहीं है। सीएसआर की अवधारणा को महात्मा गांधी द्वारा दिए गए ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से जोड़ करके देखा जाता है। तो महात्मा गांधी का दरअसल जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था वह यह कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता से अधिक आय का अर्जन या आय का सृजन करता है, ऐसे में जो अधिक आय होगी उसकी जो अतिरिक्त प्राप्तियां हैं वह उस प्राप्तियों के स्तर पर केवल एक ट्रस्टी के तौर पर उनका उपयोग करे। यानी उस व्यक्ति की जितनी आवश्यकता है, जितनी उसकी ज़रूरत है, वह केवल उतना अपने स्तर पर खर्च करे और जो बाकी का उसकी जो संपत्ति है उसको एज ए ट्रस्टी के तौर पर सामाजिक कार्यों में लगाए। इसी अवधारणा को आगे चलकर भारत में अपनाया गया और इसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया। इस अवधारणा को धीरे धीरे करके लागू किया गया और कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत इसकी धारा 135 के तहत इसे एक तरीके से कानूनी रूप दे दिया गया। तो भारत ऐसा करने वाला एक पहला देश था जिसने कॉरपोरेट से संबंधित जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उनको एक अधिनियम के तहत शामिल किया और एक कानूनी दायित्व ऐसी कंपनियों पर सौंपा। तो कानूनी दायित्व दरअसल यह कहता है कि कंपनियां जो भी अपने लाभ के लिए, निजी हित के लिए काम करती हैं, वे निजी हित को तो ध्यान में रखें, लेकिन वे जिस समाज से जिन संसाधनों को ले रही हैं उस समाज के कल्याण के लिए भी कुछ अपना हिस्सा दान करें। तो यही इस कंसेप्ट की यानी इस अवधारणा का अर्थ हुआ। भारत की हमने बात की कि भारत इस तरह का खर्च करने वाला, यानी इस खर्च को वैधानिक रूप प्रदान करने वाला पहला देश बना था। तो यह एक तथ्य याद रखिएगा। अब हम बात करें कि सीएसआर के तहत अभी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। तो ऐसी कोई कंपनी जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए हो या उससे अधिक हो, ऐसी कोई कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए हो या उससे अधिक हो, या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का उसका कारोबार हो, टर्नओवर का मतलब कारोबार, या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का उसका नेट प्रॉफिट हो। ठीक है, अब यहाँ पे दो शब्द आए। पहला नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब हुआ कि उसके पास जितनी एसेट्स हैं उस एसेट्स में से उसकी जो लायबिलिटी है यानी उसकी देयताएं हैं
उनको घटा दिया जाए। तो जब हम उसकी एसेट्स यानी उसकी परिसंपत्तियों में से उसकी देयता को हटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वह उसकी नेटवर्थ हमें प्राप्त होगी। इसी तरह जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का अर्थ हुआ कि उसकी जितनी अर्निंग्स हैं उसकी अर्निंग्स में से उसके एक्सपेंडिचर्स को घटा दिया जाए, यानी उसकी कमाई में से उसके खर्चों को घटा दिया जाए। जो प्राप्त होगा उसे हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। फिर से एक बार इसको समझते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, या उसका जो टर्नओवर है यानी उसका कारोबार है वह 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, या फिर उसकी जो आय है यानी उसका नेट प्रॉफिट है वह 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का हो, तो ऐसी कंपनी को हर साल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गतिविधियों में शामिल होना होगा और उसे अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का कम से कम 2% खर्च करना होगा। ये आवश्यक बनाया गया है इस तरह की कंपनियों के लिए। ये हुई इसकी बात। अब हम राज्यों के स्तर पर अगर देखें कि किस राज्य से कितना खर्च किया जा रहा है हमारे पूरे देश में, तो यहाँ पर कुछ राज्यों का आंकड़ा दिया गया है। इनकी लिस्ट यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टॉप 10 स्टेट्स इसमें कौन से हैं, और यह जो आंकड़ा है यह 2020 के लिए है। तो इसमें हम इन राज्यों को नंबरिंग करके देखेंगे कि ताकि आप समझ सके कि टॉप 10 यानी 1 से 10 के क्रम में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो यहाँ पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, जहाँ पर जो टोटल उसका खर्च है वह 2846 करोड़ रुपए के आसपास है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, चौथे पर गुजरात, पांचवें में असम, छठे नंबर पे राजस्थान, सातवें पर ओडिशा, आठवें पर आंध्र प्रदेश, नौवें पर दिल्ली और 10वें पर उत्तर प्रदेश। 2020 का आंकड़ा यह बताता है। अब अगर हम उन क्षेत्रों को देखें, सेक्टर वाइज इसको डिवाइड करें कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में इस खर्च का उपयोग किया जाता है, कहाँ जिम्मेदारियां जो कंपनी है किस क्षेत्र में निभा रही हैं, तो कुछ खास योजनाएं हैं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, सरकार की क्लीन गंगा फंड, इसी तरह और भी उनका नाम लिखा हुआ है जैसे ग्रामीण विकास। यहाँ पर इनकी एक सूची बनाई गई है जो प्रमुख हैं, जैसे कि क्लीन गंगा फंड की बात, एजुकेशन, डिफरेंटली एबल्ड और लाइवलीहुड यानी आजीविका के साधनों में, शिक्षा पर विकलांग या दिव्यांग लोगों के लिए, इसी तरह खेलों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए, जानवरों के विकास के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री का जो नेशनल रिलीफ फंड है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों का कितना प्रतिशत इसमें हिस्सा है, यानी गवर्नमेंट कंपनीज जिन्हें PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, और सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं इनसे अलग। तो आंकड़ा बताता है कि 21% जो इसमें योगदान है वह PSUs का है और 79 यानी 79% जो योगदान है वह अन्य कंपनियों का है। इसकी भी सूची यहाँ पर दी है जिसमें टॉप 10 कंपनीज का नाम यहाँ पर शामिल है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ONGC, HDFC बैंक, इंडियन ऑयल, इन्फोसिस लिमिटेड और इस तरह की अन्य कंपनियां शामिल हैं। अब हम बात करें कि सरकार ने क्या कहा है, क्योंकि जब इतना हमने समझ लिया इसके बारे में, अब समझ लेते हैं कि सरकार ने इसको लेकर के क्या स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने खास तौर पर सरकार के कॉरपोरेट्स मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत यह पूरी प्रक्रिया संचालित की जाती है। तो कॉरपोरेट्स मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 से पहले किए गए CSR की आवश्यकता से अधिक के खर्च को, यानी कि एक्सेस एक्सपेंडिचर, अभी समझेंगे इसको, को भविष्य की CSR व्यय आवश्यकताओं के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जाएगा। यानी CSR के अंतर्गत जितनी न्यूनतम आवश्यकता थी कंपनी को खर्च करने की, जब वह उससे अधिक का खर्च कर देगा तो कंपनी को यह सुविधा दी जाती थी कि वह आने वाले 3 सालों के अंतर्गत उस खर्च को अगले साल के CSR के तहत समायोजित कर लेगा, यानी उसको उसके तहत उसका यूज मान लिया जाएगा जितना भी उसका अतिरिक्त खर्च हुआ होगा। तो अब कहा गया है कि 2021 से पहले, वित्त वर्ष 2021 से पहले जो भी ऐसा खर्च किया गया होगा उसको आने वाले समय में
जो खर्च है उसके साथ CSR के तहत समायोजित नहीं किया जाएगा। अगला, सरकारी योजनाओं के लिए दिए गए कॉरपोरेट डोनेशन को CSR के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी सरकारी योजनाओं को चलाते समय जो कमी पड़ रही थी, यदि उसमें कोई कॉरपोरेट डोनेशन देता है तो उसको CSR के तहत नहीं माना जाएगा। अगला, 31 मार्च 2020 तक PM केयर्स फंड में किए गए CSR आवश्यकता से अधिक खर्च को, यानी ये वाली जो प्रक्रिया है, जो आवश्यकता से अधिक खर्च वाली प्रक्रिया को अगले साल उसमें ऐड कर देते थे, उसको इन्होंने रोकने की बात कही है, लेकिन इससे छूट दे दी है PM केयर्स फंड के अंतर्गत दिए गए अतिरिक्त खर्च को। यानी किसी कंपनी ने अपने CSR का आवश्यकता से अधिक खर्च किया है और किसमें दिया है, उसको दिया है उन्होंने PM केयर्स फंड में, तो उसको अगले साल छूट मिल जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इसी बात को लेकर के कुछ विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है कि ऐसा करना अन्य क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण होता, लेकिन सरकार ने एक तरह से यहाँ पर PM केयर्स फंड को तरजीह दी है। इसके अलावा और क्या क्या प्रमुख बातें हैं, आगे कहा है कि कंपनी को किसी भी अव्ययित यानी अनस्पेंड यानी खर्च न किए गए CSR फंड को एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। ऐसी आवश्यकता थी, लेकिन कंपनीज आमतौर पर कई बार ऐसी जो आवश्यकता है उसको दरकिनार करके भी काम करना चाहती थी, लेकिन अब इन्होंने इसको कंपलसरी कर दिया है और कहा है एक अनस्पेंट CSR अकाउंट खोला जाएगा या होना चाहिए, जिसमें जो पैसा CSR के लिए दिया गया है, यदि वह खर्च ना हो पाए तो उसको इस निधि में डाला जाएगा। साथ ही इस निधि के अंतर्गत जो पैसा प्राप्त होगा, जो पैसा बचेगा, उसको वह कॉर्पोरेट या वह संस्था अपने अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं कर पाएगी। इसके अलावा इस जमा धन से जो ब्याज प्राप्त होगा वह भी CSR गतिविधियों पर ही खर्च किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा CSR के तहत जो प्रावधान बनाए गए हैं, जो नियम हैं, यदि उनमें कोई कंपनी या कंपनी का कोई अधिकारी चूक करता है तो उस अधिकारी और उस कंपनी के खिलाफ जुर्माना या वित्तीय दंड भी लगाया जा सकता है। इसमें कंपनी के अगेंस्ट यानी कंपनी के खिलाफ यदि कोई जुर्माना लगता है तो वह 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। वहीं यदि किसी अधिकारी के खिलाफ ऐसा मामला बनता है तो वह न्यूनतम 2 लाख रुपए हो सकता है। ये जुर्माने के प्रावधान भी इसमें उन्होंने शामिल कर दिए हैं और इसको स्पष्ट भी कर दिया है। अब बात करें इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो PM केयर्स फंड में जो उन्होंने छूट दी है तो इसको एक तरह से लोगों ने, विशेषज्ञों ने विशिष्ट व्यवहार कहा है और इस आधार पर इसका जो एक प्रभाव है बाकी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि लोगों का कहना है, कंपनियों का कहना है कि ऐसी विशेष रियायत किसी एक ही क्षेत्र में क्यों दी जा रही है। हालांकि उसके सरकार के अपने अलग तर्क हैं उस क्षेत्र को या उस फंड को अलग से रियायत देने के बारे में। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको मिलने वाले डोनेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो कंपनियां हैं वे यह मान करके चलती हैं कि जो डोनेशन यानी जो दान दिया गया है वह भी CSR में काउंट हो जाएगा। ऐसे में यदि उसको CSR से बाहर कर दिया जाएगा तो जो राज्य से संबंधित जो योजनाएं हैं उनमें इस मिलने वाले डोनेशन में गिरावट आ सकती है, तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन 2 चिंता के विषय हमने निकाले हैं तो कुछ लाभ भी हो सकता है। जैसे अब जो नियम है वे ज़्यादा स्पष्ट और सुव्यवस्थित तरीके से गठित किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह का एक बीच का रास्ता ना निकल सके और कंपनियां और सटीक तरीके से अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएं। तो CSR गतिविधियों की बेहतर निगरानी और उनका मूल्यांकन इस प्रक्रिया के जरिए संभव हो सकेगा। इसी तरह जो CSR खर्च है उसका और बेहतर तरीके से उपयोग हमें देखने को मिलेगा। जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव्स हैं, यानी वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम ऐसा मान के चल सकते हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत कंपनियां यदि अपने एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल करती हैं तो उसे CSR के तहत माना जाएगा। ऐसे में इस खर्च के तहत कई सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, कई सारे लोग हैं, वे एक साथ वैक्सीन का लाभ ले पाएंगे। तो ये इसका कुछ प्रभाव हुआ। अब इससे संबंधित क्या सवाल बन सकता है उसको देख लेते हैं। सवाल आप नोट कर लीजिए। सवाल है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या है, भारत के संबंध में विवेचना कीजिए। तो बहुत ही सीधा सा सवाल है। इसमें आपको बता देना है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा दरअसल किस तरीके से लाई गई है, इसका उद्देश्य भारत में क्या है,
खास तौर से आप चाहें तो इसमें सतत विकास लक्ष्यों का भी जिक्र कर सकते हैं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो अवधारणा है वह सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भी कार्य करेगी। यानी हम समाज के एक धनी वर्ग से उसकी आय का अतिरिक्त कुछ खर्च लेकर के समाज के गरीब तबके तक पहुंचाएंगे, तो इससे एक समानता स्थापित होने में हमें मदद मिलेगी। यह इसका एक उद्देश्य है। साथ ही भारत के संबंध में इसके बारे में आपको बता देना है कि किस तरीके से नियम बनाए गए हैं, भारत में इसको किस आधार पर एक कानूनी ढांचा, एक कानूनी रूप प्रदान किया गया है। तो उम्मीद है आपको यह विषय समझ में आया होगा और आप इस पर एक बेहतर उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये था आज का हमारा इस टॉपिक को लेकर के ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।